चलिए। आज हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये जो पेपर है अपना, दैट इज पेपर नंबर 9। तो जब आप बोथ ग्रुप देते हैं तो सेकंड नंबर का पेपर ये आपका होता है। पहले दिन पेपर नंबर 5 और उसके बाद में अगला पेपर जो है वो पेपर नंबर 9 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये पेपर जो है आपके आने वाला है सेकंड डे के ऊपर। और अगर कोई सेकंड ग्रुप देता है तो उसका पहला पेपर ये होता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके अंदर देखा गया है कि जो स्टूडेंट क्लास में बताई गई बातों को फॉलो करके चलता है तो इजीली बहुत अच्छे मार्क्स एटलीस्ट 60 अबाउ तो आप स्कोर करते ही है। और बाकी इसमें हमने काफ़ी बार ऑल राजस्थान हाईएस्ट स्कोर करे हैं, इंडिया लेवल पे भी करे हैं, 91 मार्क्स तक स्टूडेंट ने इसमें स्कोर करे हैं। और ऑल इन एवरेज आप 70 मार्क्स तक इस सब्जेक्ट में पहुंच सकते हो। और आपको बोथ ग्रुप क्लियर कराने में इस सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसके अंदर जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको क्लास में ही पढ़ना है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप क्लास में करेंगे वही तुमको एग्जाम में मिलेगा। मतलब जो क्वेश्चन आप करके गए हैं वैसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है, पहली चीज। तो यहाँ पर एक बेनिफिट ये है कि जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो तो आपके लिए बिल्कुल आसान है, बट उतना ही मुश्किल इसका थ्योरेटिकल पार्ट होता है। ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्नोलॉजी वाला। तो इसमें जो लैंग्वेज आपको मिलेगी वो टेक्निकल लेवल की मिलने वाली है। तो जो थ्योरी हम यहाँ पर पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट जो भी आता है वो टेक्निकल लेवल का आता है। मतलब वो ऐसी लैंग्वेज है जैसी आपने हो सकता है ना पढ़ी हो अभी तक। ये जो सब्जेक्ट है आपका, अगर आप एमबीए करेंगे तो एमबीए के अंदर भी ये सब्जेक्ट मिलता है ऑपरेशन मैनेजमेंट का। किसी ने अगर बीबीए कर रखा है तो उसने इसका काफ़ी सारा पार्ट पढ़ भी रखा होगा। तो एमबीए और बीबीए फील्ड के अंदर ये सब्जेक्ट जो है आपके काम आता है। सीएमए के जो 3 लेवल है, जैसा कि कोर्स का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो इसीलिए इसमें तीनों लेवल पर मैनेजमेंट फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट डाले गए हैं। फाउंडेशन में इटसेल्फ मैनेजमेंट है। इंटरमीडिएट लेवल पर जो है ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये रहा सब्जेक्ट। इसके बाद में जो अगला लेवल होता है उस पर आपका स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आता है। तो तीनों लेवल के ऊपर आपके मैनेजमेंट फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स ऐड किए गए। तो इंटरमीडिएट लेवल पर जो सब्जेक्ट मैनेजमेंट फील्ड से रिलेट करता है वो ये है ऑपरेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट। तो इसीलिए जैसा मैंने बताया कि ये सब्जेक्ट आपको एमबीए फील्ड के अंदर भी मिलता है। तो जब आप एमबीए करेंगे, बीबीए करेंगे, अगर किसी ने करा हो तो एक्स्ट्रा तो करने की नीड नहीं है, तो वहाँ पर भी ये देखने को मिलता है। इसके कुछ कंटेंट ऐसे भी है जो कि इंजीनियरिंग फील्ड में भी होते हैं, साइंस के अंदर भी काम में आते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में भी काम में आते हैं। इसका हर एक चैप्टर अपने आप में अलग चैप्टर होता है। मतलब एक का दूसरे से लगभग कोई लेना देना नहीं होता है। तो मतलब इसका हर एक चैप्टर आपके लिए एक नया चैप्टर है, पिछले वाले से लिंकिंग नहीं है। तो इसमें एक फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि हो सकता है कि हमको पिछले वाले का कम याद हो तो भी हम आगे समझ पाएंगे, बट नुकसान ये है कि आपके लिए हर चैप्टर न्यू चैप्टर है, तो आपको हर एक चैप्टर में नई नॉलेज लेनी पड़ेगी। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के तरीके हैं वो अकाउंट्स, टैक्सेशन, कॉस्टिंग से बिल्कुल अलग होंगे। कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि इस क्वेश्चन में तो हम गेम खेल रहे हैं, तो जैसे गेम खेल रहे हैं उस तरीके से इसके सॉल्यूशंस हो रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स है, कुछ लोगों ने टेक्निक्स दिए कि आप अपने बिजनेस को कैसे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें जो
क्वेश्चंस है, जो टॉपिक है वो टेक्निक ओरिएंटेड है, टेक्निक से रिलेट करते हैं कि भाई ये टेक्निक किसने दी, फिर उसके अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन होता है, तो उससे रिलेटेड ये सब्जेक्ट है। अब आज के टाइम पर जैसे आपको पता है कि टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है और काफ़ी सारा यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टाइम के साथ में बढ़ता जा रहा है, तो ये सब्जेक्ट भी टेक्नोलॉजी फील्ड से ही आपका रिलेट करता है। और जैसा कि इसका पुराने सिलेबस का कोर्स और अभी का कोर्स देखे तो उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। चेंज क्या किया गया है कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला पार्ट है उसमें एक चैप्टर और ऐड किया गया है, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही, मतलब डिजिटल स्ट्रेटेजी नाम का चैप्टर। तो डिजिटल स्ट्रेटेजी में हम क्या देखेंगे कि कैसे बड़ी कंपनीज जो है स्ट्रेटेजीज फॉलो कर रही है, जैसे टेस्ला क्या फॉलो कर रही है या एप्पल क्या फॉलो कर रही है डिजिटल स्ट्रेटेजीज, मार्केटिंग कैसे होती है डिजिटल, वो सारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एक चैप्टर जोड़ा गया है। तो नए और पुराने सिलेबस को अगर मैं कंपेयर करूँ इस सब्जेक्ट के, तो चेंज जो है वो सिर्फ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आया है, बाकी कोई चेंज नहीं आया। जो भी क्लास में मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा वही एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है। हो सकता है उसके फिगर्स चेंज कर दिए जाए, लैंग्वेज वगैरह सब कुछ वही मिलेगी। तो इसके लिए आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई ये क्वेश्चन करके हमको जाने हैं, यही सेम टू सेम एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। इस बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे वो सब एग्ज़ाम में आ रखे हैं, मतलब लगभग कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो एग्ज़ाम में नहीं आया होगा। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन लगभग आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। इवन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को मिला करके ही ये बुक बनाई गई है। तो ये जो OMSM की बुक है ये किससे बनी है, पास्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को मिला करके। तो इसलिए हमको स्कैनर पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पास्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चन है वो ऑलरेडी बुक में ही दे रखे हैं, तो सेपरेटली वो भी करने की ज़रूरत नहीं। मतलब सिर्फ इस बुक को अगर हम कर ले ऑपरेशन मैनेजमेंट की तो हमारा काम आसान हो जाएगा। टाइम भी हमको ज़्यादा नहीं लगेगा इसका सिलेबस करने के अंदर। अप्रॉक्स हमको 70 आवर्स तक लगेंगे इस सब्जेक्ट को ख़त्म करने में, जहाँ इनकम टैक्स में, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी में जितना टाइम लगता है उतने में हम लगभग इस सब्जेक्ट का 80% पार्ट कवर कर लेंगे। तो इसीलिए ये एक छोटा सब्जेक्ट है, साथ साथ में अपन इसको करते जाएंगे तो आपको बाद में इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो आपने क्लास में पढ़ लिया वो पढ़ लिया। इसमें हार्ड क्या है, इसमें हार्ड है इसके MCQ। जो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं वो अलग अलग जगहों से आते हैं, और जैसा कि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है तो इसका जो थियोरेटिकल पार्ट के MCQ है वहाँ पर आपको ज़रूर से प्रॉब्लम फेस होगी। कई बार ऐसे MCQ आ जाते हैं जो बुक में कहीं मिल ही नहीं रहे, उनका हम भी कुछ नहीं कर सकते, तो 2 4 5 ऐसे आपको मिल सकते हैं MCQ वगैरह। और इसका सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट रहता है MCQ, क्योंकि वो मिलते नहीं है। बाकी सब में MCQ इजीली मिल जाते हैं, लेकिन इसमें MCQ वाला पार्ट थोड़ा सा ऐसा है। तो अगर हम इस सब्जेक्ट को डिवाइड करें तो ये पेपर नंबर 9 2 पार्ट में हमारा डिवाइड होगा। एक हमारा जो पहला पार्ट है और जिसे हम पहले भी पढ़ेंगे, दैट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट। और जो हमारा दूसरा पार्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है हमारा, वो 60 मार्क्स का होने वाला है। ओल्ड सिलेबस में ये 70 मार्क्स का था, सेम कंटेंट, नो चेंज इन कंटेंट, वही सेम टू सेम कंटेंट, बट अब ये 60 मार्क्स का हो गया है। और 40 मार्क्स का जो है हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इस 40 मार्क्स के कंटेंट में टोटल 4 चैप्टर है और ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल है,
बट ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 40-50 पेज के नोट्स है और वो 40 नंबर कवर करते हैं। 60 मार्क्स का जो हमारा कंटेंट है, इसके अंदर थ्योरी भी आएगा और प्रैक्टिकल भी आएगा। प्रैक्टिकल पार्ट कवर करता है और थ्योरी का पार्ट भी कवर करता है। प्रैक्टिकल पार्ट लगभग 40 to 50 मार्क्स तक हम देख सकते हैं और कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा के चांसेस कम ही होते हैं। और वहीं थ्योरी का पार्ट जो है वो 20 to 30 मार्क्स तक, डिपेंडिंग के पेपर में क्या ज़्यादा रखा है तो उसके अकॉर्डिंग होता रहता है। जैसा कि एक पार्ट 60 मार्क्स का है तो पेपर जरूरी नहीं 60 का ऑप्शन भी आता है एक क्वेश्चन, तो इसीलिए टोटल मार्क्स का जो पेपर दिया जाता है वो हमेशा 100 से ज़्यादा ही मिलता है। आपके जितने भी पेपर आप सॉल्व करोगे सब 100 से ज़्यादा नंबर के होंगे ऑप्शन मिला करके, बट आपको अटेम्प्ट कितना करना होता है 100 मार्क्स का। तो इसीलिए कोई ना कोई चैप्टर तो ऐसे होते होंगे जो कि बुक में कम मार्क्स के दे रखे हैं लेकिन एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स के आ रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। ये 20 to 30 मार्क्स का थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है। अब ये 40 to 50 के प्रैक्टिकल में क्या क्या हमको पढ़ना है इसको भी हमें देखना है कि कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं। ये 40 मार्क्स पूरे तरीके से थ्योरी होने वाला है। और इसके अंदर टोटल 4 चैप्टर्स पढ़ने। अब अपने को पहला जो इसका पार्ट पढ़ना है इस सब्जेक्ट में, ये प्रैक्टिकल पार्ट हमको कवर करना है। प्रैक्टिकल टॉपिक्स में ही इसके ज़्यादा टाइम लगेगा, थ्योरी में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने को इस पार्ट के। तो प्रैक्टिकल चैप्टर्स कौन कौन से हैं वो अपन देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर अप्रॉक्स है इसमें। लगभग 14 to 15 प्रैक्टिकल चैप्टर्स है इसके अंदर। कुछ चैप्टर काफ़ी छोटे भी है जो कि 2-3 क्लास में हो जाएंगे, कुछ चैप्टर 8-10 क्लास के हैं। 10 क्लास से बड़ा कोई चैप्टर नहीं है, तो छोटे छोटे चैप्टर भी मिलेंगे और बड़े चैप्टर भी मिलने वाले हैं। तो अब अपन वही देखने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से चैप्टर है। बुक में अगर हम ढूंढेंगे तो बुक में नहीं मिलेंगे हमको। ये जो चैप्टर मैं आपको बताने वाला हूँ बुक में देखोगे तो आपको वही 7 चैप्टर्स दिखेंगे, बट ऐसा नहीं है कि 7 ही चैप्टर है। 7 चैप्टर के अंदर फिर छोटे छोटे और चैप्टर है। तो अभी अपन देखने वाले हैं प्रैक्टिकल चैप्टर्स कौन कौन से अपने। इसी के साथ साथ इनकी इंपॉर्टेंस भी देखेंगे हम, और हर चैप्टर को करने में कितना टाइम लग सकता है वो भी हम देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर, डिमांड फॉरकास्टिंग। तो इस चैप्टर को करने में हमको लगेंगे 2 to 3 आवर्स। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। चैप्टर की इंपॉर्टेंस को हम स्टार रेटिंग से देखेंगे। तो ये चैप्टर हमारा 3 स्टार रेटेड है आउट ऑफ 5 स्टार। सेकंड चैप्टर, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। देखिए डिमांड फॉरकास्टिंग में हमसे क्या सीखेंगे कि फ्यूचर में किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को कैसे फॉरकास्ट कर सकते हो, पहले से कैसे अनुमान लगा सकते हो। नेक्स्ट, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट चैप्टर में भी हमको इतना ही टाइम लगने वाला है। और अगेन ये चैप्टर भी जो है वो 3 स्टार रेटेड है। नेक्स्ट इज फैसिलिटी लेआउट।
अगेन इस चैप्टर में भी हमको इतना ही टाइम लगेगा और इतनी ही इसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये चैप्टर की लिस्ट कहीं भी बुक में नहीं है। बुक के अंदर तो मेजर मेजर चैप्टर के नाम दे रखे हैं और ये चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं, हम यही चैप्टर पढ़ेंगे साथ साथ में। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। तो ये ईओक्यू नाम से भी जाना जाता है और आपके कॉस्टिंग के अंदर भी होता है, तो हम इसको यहां पर नहीं पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को। सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, इधर इस चैप्टर को पढ़ने की नीड हमको नहीं होगी। ये आपको कॉस्टिंग के अंदर, मटेरियल के अंदर ईओक्यू जो निकालते हो आप, वही सेम चीज यहां पर होती है, तो इस चैप्टर को इधर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक आएगा, रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग। ये छोटा सा चैप्टर, इवन 1 आवर भी नहीं लगेगा इसको करने में। टॉपिक है ये एक तरीके का, इंपॉर्टेंस भी हम नहीं कह सकते इसकी कितनी है। उसके बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे और चैप्टर, जॉब अलोकेशन, असाइनमेंट। ये मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे बैठ के शक्ल देख रहे हैं। वो शक्ल किस लिए देख रहे हो तुम बैठे बैठे? 6 to 8 आवर्स हमको इस चैप्टर में लगने वाले हैं और चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आता है। क्वीन मॉडल, 3 to 4 आवर्स का ये चैप्टर होता है और इम्पोर्टेंस अगेन ये कभी आता है कभी नहीं में है, बट 4 स्टार की इम्पोर्टेंस में ये है। हर अटेम्प्ट में इनकी इम्पोर्टेंस बदलती रहती है चैप्टर। एक चैप्टर है शेड्यूलिंग, 1 to 2 आवर्स मैक्सिमम है, छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट इज लाइन बैलेंसिंग। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स।
जिसे हम शॉर्ट में एलपीपी बोलते हैं। सिमुलेशन, प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, टाइम एंड वर्क स्टडी, ये दोनों चैप्टर एक साथ में जुड़े हुए एक तरीके से। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और इसे हम पर्ट सीपीएम भी बोलते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस, एंड स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट। तो ये हमारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स है जो कि हमें पढ़ने हैं इसके अंदर, और जबकि बुक में नहीं दिए हुए इतने।
इससे पहले का लिख लिया था। क्वीन मॉडल। क्वीन मॉडल यही है जो लिखा है, QUEUING। क्वीन मॉडल को एक और नाम से जानते हैं, वेटिंग लाइन थ्योरी। हाँ जी, ऑनलाइन में लिख लिया सभी ने। ये ऑपरेशन मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल टॉपिक्स हमारे हो गए। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में देखते हैं कि कौन सा चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है, ताकि जब आप पढ़ने की प्लानिंग करें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंस हमारे लिए रखते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। फोर टू सिक्स मार्क्स का जनरली ये चैप्टर जो है आता है। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग।
इनके अलावा हमें थियोरेटिकल टॉपिक ऑपरेशन मैनेजमेंट के और पढ़ने पड़ते हैं। काफ़ी सारे थ्योरी तो इन्हीं में कवर्ड हो जाती है ऑलरेडी, बट इनके अलावा भी चैप्टर्स है तो थ्योरी हमको वहाँ से पढ़नी। अब एक एमसीक्यू का और आता है कि सर हमको इस सब्जेक्ट के जैसे एमसीक्यू, मैंने आपको बताया कि एमसीक्यू जो है टफ होते हैं, तो ये हम कहाँ से कर सकते हैं। तो जो हमारा स्टडी मैट है उसमें दे रखे हैं एमसीक्यू काफ़ी सारे इस सब्जेक्ट के अंदर। जब हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट ख़त्म होता है उसके बाद में काफ़ी सारे एमसीक्यू, मैच मेकिंग, ट्रू फॉल्स दे रखे हैं। जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ख़त्म होता है तो वहाँ पर भी दे रखे हैं। इसके अलावा एक बिट क्वेश्चन बुक आती है, जिससे हम फाउंडेशन में भी क्वेश्चन किया करते थे। एक एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूट की बुक होती थी जिसमें ओनली एमसीक्यू होते थे। तो बिट क्वेश्चन की बुक को भी हम रेफर कर सकते हैं, जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। इसके अलावा एक और है वर्क बुक, लेकिन इसमें इतने काम के एमसीक्यू नहीं होते। बिट क्वेश्चन क्या है, पास्ट में आए हुए सारे क्वेश्चन का एक कलेक्शन है जिसे बिट क्वेश्चन बोलते हैं। उसमें पास्ट के सारे एमसीक्यू आ जाते हैं आए हुए, और बुक में है ही। तो ये करने पे क्या होता है कि लगभग हमको काफ़ी सारा कवरेज मिल जाता है। उसके बाद में जो हम पढ़ते हैं उस नॉलेज के बेस पर वैसे ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको स्टडी मैट में और बिट क्वेश्चन में एमसीक्यू भी मिलते हैं, ट्रू फॉल्स भी मिलते हैं। हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद भी कुछ ऐसे एमसीक्यू होंगे जो हो सकता है उसमें नहीं हो, तो फिर वो हमें वहीं पढ़ के वहीं लर्न करने पड़ेंगे। वो कहीं नहीं है, फिर वो एमसीक्यू डाला हुआ है एक्स्ट्रा एक्सटर्नल। जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो नहीं है बुक के चैप्टर में, फिर भी उसका एमसीक्यू दे रखा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एज इट इज लर्न करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन हमारे पास में नहीं है। तो ऐसी चीज़ें आपको एमसीक्यू में पहले से ही मिल सकती है, इसलिए मैंने बता दिया। क्वेश्चन प्रैक्टिकल इन्हीं में से मिलेगा, जो हम करेंगे एज इट इज़ वही मिलेगा। तो आपके 40-50 नंबर की स्कोरिंग अगर अच्छी हो गई प्रैक्टिकल की, तो आप इजीली 70+ क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू इधर भी आएंगे, एमसीक्यू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी आएंगे। तो लगभग 6 नंबर के इधर आते हैं, बाकी नंबर के इधर आते हैं। ठीक है, तो 20 नंबर का कंटेंट इधर आता है, 6 का इधर, तो 26 मार्क्स का एमसीक्यू कंटेंट आता है। रिमेनिंग कंटेंट जो है डिस्क्रिप्टिव आता है। अब डिस्क्रिप्टिव के अंदर भी ये वाला जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है, इसमें कई बार आपको क्या किया जाता है, सिर्फ प्रैक्टिकल के भरोसे नहीं जा सकते। मान लो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन ही ऐसा दिया जिसमें एक तो प्रैक्टिकल है, एक थ्योरी है, और क्वेश्चन पूरा ही करना पड़ता है। जैसे मान लो 5th का ए और बी है, ए प्रैक्टिकल आ गया, बी थ्योरी आ गया, तब आपको 5th पूरा ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक पार्ट छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं कि दूसरे का आधा कर लो। क्वेश्चन आपने पूरा अटेम्प्ट कर लिया, तो अगर हमको थ्योरी नहीं आती होगी तो फिर वो प्रैक्टिकल भी वेस्ट चला जाएगा। तो इसलिए हमको कुछ ऐसी थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, हालांकि बड़ी नहीं है, कोई 5-6 घंटे की थ्योरी है ऑपरेशन मैनेजमेंट की, और ये भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। मेन आपको प्रैक्टिकल ही इसमें पास करवा सकता है, और अच्छे नंबर भी उसी में आएंगे। तो क्लियर है, एक सब्जेक्ट में हमको क्या पढ़ना है। हर एक चैप्टर, इसमें से किसी भी चैप्टर का कोई लिंक नहीं है आपस में, सब अपने आप में अलग चैप्टर्स है, तो लिंकिंग यहाँ पर कुछ भी नहीं होगी। इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी, टाइम भी मैंने बता दिया। किसी में 1-2 घंटे कम भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं। वैसे तो जिसमें ये जो लोअर लिमिट्स बताई है वो उतना ही टाइम लगता है, और आपको जो भी होमवर्क मिलता है 1-2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं मिलेगा इसमें होमवर्क, तो ये क्वेश्चन आपको कर लेने। कुल मिलाकर के आपको लगभग 120 क्वेश्चन करने हैं। वही 120 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, मतलब इतना ही क्वेश्चन है इसमें कुल मिलाकर के, और इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। इतने ही क्वेश्चन है आपके, कॉस्टिंग में भी उतने ही है, 140 है उसमें। तो लेकिन चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ता है, तब होते हैं वो भी। तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे और एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसमें से, और पहले अपन छोटे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे 2-4 को, फिर बड़े चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। हाँ जी, ऑनलाइन